अब तक आपने सुना कि पम्मी के घर से लौटने के बाद दूसरे दिन सुधा को तेज बुखार आ जाता है और बुखार की तपिश में सुधा चंदर को गुस्से में न जाने क्या क्या कह डालती है। अब आगे की कहानी सुनिए। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाखी पूर्णिमा के एक दिन पहले ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। ये बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो, तुम्हें देखने थोड़ी आ रही हमारी सास। बैसाखी पूर्णिमा की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए थे। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2-3 दिन उसे बहुत दब ढक कर रहना होगा। वो बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख लें। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजी ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आई तो नहीं। जब देखा कि कोई नहीं है तो जाकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार छीन लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना, ऐसे ही रहे ना, देखा तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, आज एक बार रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुंध गया और आंख छलछला आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी की कार की भोंपू सुनाई पड़ी और सुधा भागी। अरे ये तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार खड़ी की। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का, और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गए। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वो लोग आते होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है तो मैं आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा? चलिए। कपूर तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, पम्मी ने कहा। जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तब मैं चलूँगा, चंदर ने कहा। अच्छा विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या तुम? सुधा झेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा आप दोनों मित्र का समय अच्छी तरह से बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए, बिनती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वो ठिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में हमारा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्युनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तो नहा लियो शंकरी, फिर चाय ठंडाई जाइयो, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वो खुशी थी क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका हूँ, चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, कैलाश भी कानपुर गया है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिनती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते, शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ये तो किरिस्तान है, हमारो धर्म बिगाड़ी नहीं आए के।
बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही ये शादी तय कराई थी, लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखा और बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी? अरे राम कहो, तो हमार छोरी है बिनती, पहचानते हो ना, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो बे। बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लग रहे थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूंगा और ज्यादा तड़क भड़क की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बुआ को इशारा किया और वे उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी। फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज सुने रोटी चंदर के आगे रख कर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीचे कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। ये तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतर्जातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे बहन कौन बैस हवा गई, तुहो काहे नहीं बहुरिया ले आवते, सुधी के अकेले मन न लगी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ बोले नहीं। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोया और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से भी अधिक नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वो विवाह नहीं करेंगे। वो गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वो मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वो सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वो सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही है कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रहे हैं कि अब चंदर को याद थोड़ी है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बात कर रहे हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं बोला। बिनती बोली, ये लोग तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इनकी इतनी सेवा नहीं कर रही। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा आप अम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झेप गया। पाजी कहीं की, बेशरम हो गई हो तुम बहुत। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशरम, हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुरा कर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, ये माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिए। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, ये बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। ये असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट ना होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से कर लें। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे।
ये नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं, और फिर लड़की की बुआ तो ये कभी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वो इसलिए जाति में विवाह ही नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा, तभी वो राजी हुआ। इसलिए इसे आप मान ही लें। फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहे करिएगा। रहा कम समय का तो शुभ से शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, हम यहीं रह जाएं, आपका काम करवा देंगे। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिलाया। शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली, उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एको आए रहे हो जूताखोर। एक ठो कागज थमा के चले गए और एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वो माला रखकर उसे चिपटा लिया और सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। ये तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। ये भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आए। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, ये सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय ये किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है। चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा सुधा अपने पलंग पर बैठी, सामने एक किताब रखी, जाने क्या देख रही है, और सामने वो माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशआर लिखे हैं जो गेसू ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा है ही, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी, हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? छी! और ये माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी है कि बतलाऊं? बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वो उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो ये माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है तुझे, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसू नहीं है, मुझे गेसू की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे। एक दफे उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके, या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफान भी हमारा हो न सका। वाह, ये पंक्ति तो बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज गेसू होती तो बहुत सी बातें करते। सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था, क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे। तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, पापा को समझा लूंगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी।
सुधा थोड़ी देर चुप रही और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी, उसने कहा था जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुके हैं। याद है मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिनती उठकर चली गई लेकिन सुधा या चंदर किसी को ध्यान नहीं रहा। चंदर बोला, लेकिन सुधा इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ सो तो है देवता मेरे, कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं, जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहाँ रहूंगी तुमसे दूर तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं गेसु के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंदर, वहाँ सब कुछ है लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची बनी रहोगी। हाँ चंदर, चाहती तो यही थी लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब कुछ छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चले लॉन पर चले, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके साथ सुधा रात को 8 बजे उठी जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए तारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बड़ी उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हमने।